So, hello everyone. Myself Tushar Rana. I am from Triple IT City, and currently I am in second year doing BTech from CC. So, आज हम अपना जो कि मैंने पिछला चैप्टर क्लास 12th का स्टार्ट किया था, दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो हमने पिछले सेशन में दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 के बहुत से क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। ओके, और हम एमसीक्यू टाइप 2 पे भी पहुंच चुके थे। ओके, तो हमने उसकी कुछ आई थिंक 8 to 10 क्वेश्चन कर चुके थे। ओके, ओके, सो हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक कंप्लीट कर लिया। ओके, चलिए आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे ये वाला लेक्चर। ओके, और ट्राई करेंगे कि आज हम अपना शॉर्ट आंसर टाइप दैट इज द पार्ट 3 वो भी कंप्लीट कर पाए। ओके, चलिए मैं चैप्टर की हेडिंग डाल देता फर्स्ट। चैप्टर 16 दैट इज इन एवरीडे लाइफ। ओके, आई थिंक आपने इसके मैंने कल जितने क्वेश्चन कराया था उसके आगे क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए होंगे या फिर ट्राई करे होंगे। ओके, ज़्यादा नहीं पर एटमोस्ट 5 to 10 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए होंगे तो अच्छे अच्छे से आपको और समझ आएगा। ओके, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चैप्टर के लिए आपको थ्योरी पार्ट अच्छा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। ओके, तो आपको अपनी थ्योरी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे और ज़्यादा लॉजिकल बेस्ड भी नहीं रहते। बस दे आर सिंपल फैक्ट्स जो कि आपको पता रहते हैं या फिर आपको याद करना होगा। ओके, और इसमें आप आधी मेडिकल नॉलेज तो आधी ले ही लेंगे, इतनी कि अगर आपको कुछ सिंपल सी बीमारी वगैरह हो जाए तो आपको इतना पता चल जाएगा कि आपको कौन-सी मेडिसिन लेना है, उसका कंपोनेंट का कंपाउंड फॉर्मेशन क्या रहना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि वेरोनल एंड ल्यूमिनल आर द डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिटूरिक एसिड व्हिच आर। ओके, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है वेरोनल एंड ल्यूमिनल। ओके, ये 2 डेरिवेटिव्स दिए हमारे पास किसके? ऑफ बार्बिटूरिक एसिड डेरिवेटिव्स ऑफ बारब्यूटिक यूरिक एसिड। ओके, ये 2 डेरिवेटिव्स है बारब्यूटेरिक एसिड्स के। तो हमें वो पूछ रहा है कि ये दोनों के बारे में बताइए है क्या? ओके, बेसिकली अगर हम इसे क्लासिफाई करना चाहे ड्रग्स के रिस्पेक्ट में तो ये क्या ट्रैंक्विलाइज़र है, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक ड्रग्स है या फिर न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स? चलिए देखते हैं। तो बेसिकली जो वेरोनल और ल्यूमिनल होते हैं ना, ये एक टाइप के ट्रैंक्विलाइज़र भी कहलाते हैं और साथ ही साथ ये न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिट्रिक एसिड है ना, हम इसे एज़ अ ट्रैंक्विलाइज़र यूज़ करते हैं। ओके, तो दिस आर यूज्ड एज़ एन ट्रैंक्विलाइज़र। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर ओके, मुझे यहाँ पे भी अपना पेन करना पड़ेगा। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ द फर्स्ट वन। और एस जैसे कि ये हमारा ट्रैंक्विलाइज़र है, तो ये हमारा न्यूरल सिस्टम पे दैट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी एक्ट करेगा, तो दिस इज़ अ न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। तो द करेक्ट ऑप्शन। और हाँ, कि हम ये एमसीक्यू टाइप 2 कर रहे हैं तो इसमें हमारे 1 से 2 या 2 से ज़्यादा आंसर करेक्ट होंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी आर करेक्ट। चलिए अब आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एनायनिक डिटर्जेंट्स। ओके, तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन-सा एनायनिक डिटर्जेंट। So I think you are aware of how many types of detergent are and what each type of detergent are यानी वो किस कंपोनेंट से बने हुए होते हैं। ओके, तो चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। उसमें लिखा है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल। ओके, तो देखिए जो सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल होते हैं ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ये हो गया अल्कोहल का। और दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन दैट इज़ डी, वो हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन का। ये जो दोनों सॉल्ट्स होते हैं आर एनायनिक डिटर्जेंट। ओके, तो अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप याद कर लीजिए दैट ए एंड डी आर द करेक्ट आंसर दैट इज़ सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल एंड हाइड्रोकार्बन। ओके, ये दोनों सॉल्ट अलग-अलग हैं। ओके, मैंने जस्ट इनका लास्ट पार्ट लिखा है साथ में। तो ये दोनों हमारे एनायनिक
सो अगर हम बात कर लें ये ईस्टर हो गया और ये फिर हो गया हमारा दैट इज़ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ अमाइन विद एसीटेटाइन तो ये सब हमारे एनायनिक डिटर्जेंट के पार्ट नहीं है। तो अगर थोड़ा-सा क्यूरियोसिटी है तो पता कर सकते हैं। तो ये जो बेसिकली अगर हम इनका कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार से रहता है। अगर एग्ज़ाम्पल ले लें, सोडियम एक टाइप का डिटर्जेंट है, ओके? जिसका ये सब तो उसके केमिकल नेम है बट अगर हमने कोई डिटर्जेंट लिया है और उसका कोई हमारे पास कंपोनेंट पार्ट या फिर कहना चाहिए तो केमिकल फॉर्मूला वाला नाम दिया हुआ होता है। तो जैसे हमारे पास एग्ज़ाम्पल लें लाइक सोडियम लॉरल सल्फेट के बारे में, ओके? तो चलिए उसको देखते हैं। सोडियम लॉरल सल्फेट तो ये जैसे कि सल्फेटेड लॉन्ग चेन या तो कार्बन अल्कोहल का होगा या फिर हमारा दैट इज़ कुछ और चीज़ का हो सकता है, ओके? तो चलिए एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि CH3 CH2 इस होल्ड पर ये होता है हमारा डिकेट टाइप, ओके? तो ये हमारा एक सॉल्ट हो गया और अगर हम और एक एग्ज़ाम्पल ले लें एंड सोडियम डोस डो डिसाइल बेंजीन सल्फोनेट डोसाइल सल्फोनेट तो इसमें हमारा बेंजीन पार्टिसिपेट करेगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार से आता है उसका स्ट्रक्चर। रेशियो और ये 11 टाइम्स होता है और ये कुछ हमारी बेंजीन रिंग इस तरीके से कनेक्टेड रहती है विद द SO3 पॉजिटिव एंड Na नेगेटिव। तो इस टाइप से हमारा कुछ क्वेश्चन नंबर 28 का भी यही था, क्वेश्चन नंबर 29 का भी सेम ही। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओके, तो हमको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स दी हुई है। फर्स्ट वन इज़ दैट कैटायनिक डिटर्जेंट हैव जर्मिसिडल प्रॉपर्टीज। फिर दूसरा ऑप्शन दिया है कि बैक्टीरिया कैन डिग्रेड द डिटर्जेंट्स कंटेनिंग हाई ब्रांच चेन्स। थर्ड वन इज़ दैट some synthetic detergent can give foam even in the ice cold water, okay? एंड द लास्ट वन इज सेइंग दैट कि अगर सिंथेटिक डिटर्जेंट है तो वो सोप नहीं है, ओके? चलिए देखते हैं। वन बाय वन हम सभी एक-एक ऑप्शन को चेक करेंगे, ओके? तो देखिए जो कैटायनिक डिटर्जेंट्स होते हैं ना, वो हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ अमाइन्स होते हैं और जो कि जुड़े होते हैं अपने एसीटेट्स कंपाउंड से, ओके? और वो एसीटेट्स बेसिकली हमारे क्लोराइड्स हो गया या फिर ब्रोमाइड्स हो गया, ओके? ये सब जो कंपोनेंट होता है वो एनायंस की तरह बिहेव करते हैं इन दैट क्वाटरनरी अमाइन्स। तो इन आयन्स की वजह से उनमें जर्मिसिडल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। तो अगर मैं इसे लिखता हूँ आपको तो कुछ प्रकार से आप लिख सकते हैं। दैट इज कैटायनिक डिटर्जेंट्स आर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ अमाइन्स, ओके? और इनके साथ एसिटेट भी जुड़े होते हैं एंड ऑफ कोर्स क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स और आयन। तो इन्हीं की वजह से हमारे तो इन्हीं की वजह से हमारे जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनमें हमारी जर्मिसिडल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है। सो कंटेन्स जर्मिसिडल प्रॉपर्टी। बी ऑप्शन पे आते हैं। तो बी ऑप्शन बोल रहा है बैक्टीरिया कैन डिग्रेड द डिटर्जेंट्स कंटेनिंग डेली ब्रांचिंग। तो देखिए जो बैक्टीरियाज होते हैं ना वो डिग्रेड नहीं होते विद दैट दैट इज रिटर्न कि अगर आप डिटर्जेंट में हाईली ब्रांचिंग कंपाउंड डाल देंगे तो वहाँ पे आपके बैक्टीरिया उसे डिग्रेड नहीं कर पाते। सो दैट्स द ऑप्शन नंबर बी विल नॉट बी करेक्ट, ओके? बी इज रॉन्ग। तो अब चलते हैं बी इज रॉन्ग तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बोल रहा है कि सम सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कैन गिव फोम इवन इन द आइस। हाँ, इट इज ट्रू। इट इज। तो जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं ना वो कोल्ड वाटर में भी आपका आइस दे देते हैं, यानी कोल्ड वाटर में भी आपका फोम जनरेट कर लेते हैं, ओके? यानी बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ आल्सो करेक्ट।
नाउ लेट्स चेक द डी। तो ये कह रहा है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर नॉट सोप। तो जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो होते हैं, ओके, तो वो बेसिकली हमारे क्लींजिंग एजेंट्स की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है उनमें, ओके। तो उनमें सारी प्रॉपर्टीज होती है जस्ट लाइक ऑफ दैट सोप, बट जैसे कि वो एक्ट नहीं कर पाते, बट वो एक्चुअली सोप नहीं होते, बस उनकी कुछ प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं उनमें। तो ऑप्शन बट डी इज आल्सो राइट। हालांकि हमारी सारी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है, ऑलमोस्ट सारी, बट वो सोप नहीं है सिंथेटिक। बस जैसे लिखा दो, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर क्लींजिंग एजेंट व्हिच हैव ऑल, देखिए मैंने बोला जैसे कि लगभग सभी टाइप की प्रॉपर्टीज रहती हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ सोप, बट दे आर नॉट सोप। तो बेसिकली हमारे सोडियम पोटेशियम सॉल्ट से बने हुए होते हैं, ये सब है आपको पता है। ओके, तो इसी के साथ हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है, दैट इज़ एमसीक्यू टाइप 2। ओके। अब हम बात करेंगे अपने पार्ट 3 के बारे में, दैट इज़ द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बातें बता दूँ कि इसमें आपको देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे वो आपको बेसिकली आपके नॉलेज के ऊपर रहेंगे। अगर आपको पता है, आपको इन्फॉर्मेशन है, तो आप इज़िली बता सकते हैं, ठीक है? और आप अपने वर्ड में उसको इलैबोरेट कर सकते हैं, अगर आपने उसके बारे में थोड़ी अच्छी डिटेल में आपने पढ़ी हुई है। लेकिन अगर वहीं पे अगर आपको कहीं पे कुछ याद ना आए, तो आप यहाँ पे फँसते जाएँगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ दीजिए अगर आपको आंसर याद नहीं आ पा रहा है, ओके? बाय द टाइम यू कैन थिंक ऑफ दैट। अब स्टार्ट करता हूँ अपना पार्ट आंसर। So let's start with the question number 30. Question number 31 कह रहा है, what is the average molecular mass of the drugs? Okay, just wait a minute. I have some issue with the pen. Okay. So what is the average molecular mass of the drugs? Okay, तो देखिए सिंपल है, थोड़ा सा बस थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल टाइप का पार्ट दिखेगा इसमें, पर ये भी आपको एज अ इंफॉर्मेशन याद रहना चाहिए। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ड्रग्स के बारे में बात करें, तो जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ड्रग्स होता है वो कुछ एएमयू के ऑर्डर में होता है, ओके। सो इट इज ऑफ ऑर्डर अबाउट कितना होता है, 100 से लेके 500 यू तक होता है, ओके। तो आपको ये एज अ इन्फॉर्मेशन याद रखनी, ओके। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है, राइट द यूजेस ऑफ मेडिसिन। ओके, तो ये चीजें तो जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये एज अ जनरल क्वेश्चन है, तो ये आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं, बट वी नीड सम टेक्निकल। तो जो मेडिसिन होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस, ऐसा भी लिख सकते हैं, आर यूज्ड इन डायग्नोसिस, मोर टेक्निकल टर्म अगर हम बात कर लें, ओके। या फिर प्रिवेंशन ऑफ एंड सम डिसीज, प्रिवेंशन, और अगर प्रिवेंट नहीं हो रही तो हम उसे ट्रीटमेंट भी करने के लिए यूज करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस। ये सारी चीज़ों के यूज होता है। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, इस चैप्टर का नाम भी है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं, अगर जो चीज़ ऑब्वियस सी है, वो आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं, और अगर थोड़ा-सा टेक्निकल साइड में जा रहा है, ओके, तो आप थोड़ा-सा इन्फो लीजिए उसके बारे में, और आप थोड़ा याद कीजिए, तो आपके लिए और ईज़ी पड़ेगा। अब वहीं पे बोलते हैं व्हाट आर द एंटीसेप्टिक, तो एंटीसेप्टिक्स और मेडिसिन में थोड़ा अंतर है। जैसे एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं वो कुछ केमिकल्स होते हैं, जो कि आपके यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो आपके लिविंग सेल्स पे रहते हैं, या तो उनके ग्रोथ को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं, या फिर वो जो टिश्यूज़ है जो आपकी खराब कर दी है उन माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, उनको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे देखो एंटीसेप्टिक आर केमिकल व्हिच
आइदर किल और प्रिवेंट। ओके, तो ये इनका एक और काम होता है, ये डायरेक्टली किल भी कर सकते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो आपके बॉडी पे इफेक्ट करे, और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो और ये सारी चीज़, और इसे हम अपनी बॉडी पे लिविंग टिश्यू पे अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर 34 बोल रहा है व्हिच टाइप ऑफ ड्रग्स कम अंडर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स? ओके, माइक्रोबियल ड्रग। चलिए एंटी माइक्रोबियल ड्रग के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमारे एंटीसेप्टिक्स हो गए, ओके, तो इसमें भी आपने देखा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इफेक्ट को रोकने के लिए हम यूज करते हैं दैट एंटीसेप्टिक ड्रग्स, तो दैट आल्सो कम्स अंडर दिस एंटी माइक्रोबियल ड्रग। और इसी के साथ साथ हमारे और बहुत से होते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गए, फिर हमारे सल्फर ड्रग्स हो गए, फिर हमारे डिसइंफेक्टेंट्स हो गए, तो ये सब हमारे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के अंदर आते हैं। तो ये बेसिकली हमारे हो गए एंटीसेप्टिक्स फर्स्ट वन, सेप्टिक। फिर हमारे क्या आ जाते हैं, एंटीबायोटिक्स। फिर हमारे आ जाते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। और फिर और अगर हम बात करें सल्फा ड्रग्स करके एक और ड्रग होता है, ओके, जिनमें हम सल्फर का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इन 4 टाइप के एंटी माइक्रोबियल ड्रग हम जानते हैं अभी नॉर्मल यूजेस में। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात करते हैं, व्हाट आर द रिसेप्टर, वेयर आर द रिसेप्टर लोकेटेड? तो ये एज़ अ थोड़ा-सा सिंपल क्वेश्चन है। तो जो रिसेप्टर होते हैं, वो हमारे आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन पे एक लोकेटेड होते हैं। ये आपको भी पता है कि रिसेप्टर ऑर्गन्स क्या होते हैं? लोकेटेड एट आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो दैट्स द, तो ये सब चीज़ें सिंपल सिंपल है, वन वर्ड आंसर है बेसिक। नंबर 36 मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन में कोई सुन के दिक्कत जा रही है, तो वो बस यही आ सकती है कि अगर आपको वो चीज़ याद नहीं है। अगर आपको वो चीज़ याद है तो आप बेसिक जस्ट आप आंसर लिख के आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अगर आपको याद नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो आपको सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है व्हाट इज़ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइपर एसिडिटी? तो हाइपर एसिडिटी का हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकता है? तो देखिए हाइपर एसिडिटी बेसिकली वो उसका काम क्या होता है कि वो हमारे इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा एसिडिटी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमें कुछ डिसीज़ेज़ हो सकती है, जैसे कि हमारा हो गया अल्सर करके एक डिसीज़ होती है, ओके? तो वो हो सकता है, हमारा गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हो सकता है, या फिर ओसोफेगाइटिस हो सकता है। 3-4 टाइप की डिसीज़ेज़ हो सकते हैं, ओके? तो मैं आपको लिखा देता हूँ, हाइपर एसिडिटी टाइम क्रिएट्स अल्सर, कॉमा, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स एंड फिगर। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि which side of an enzyme is called allostatic site? तो देखिए साइट्स बहुत डिफरेंट होती है, ओके, और डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्टिव साइट्स डिफरेंट एंजाइम पे रिएक्ट करती है, ओके। तो अगर हम बात कर ले, ये बोल रहा है हमें कि साइट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड एलोस्टैटिक साइट, तो हमें एलोस्टैटिक साइट के बारे में बताना है। तो देखिए, तो हमारे जो एंजाइम होते हैं उनकी डिफरेंट एक्टिव साइट्स होती है, वहीं पे हम जब बात कर ले उस एंजाइम में से कुछ मॉलिक्यूल्स बाइंड या फिर अफेक्ट करने लगता है किसी साइट पे, तो उसे हम एलोस्टैटिक साइट कहते हैं, ओके। तो बेसिकली इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे अपनी थ्योरी में कि अगर साइट्स डिफरेंट फ्रॉम एक्टिव साइट, यानी कि अगर हम किसी एंजाइम या फिर कोई भी चीज़ है जो भी है, हम उसे अप्लाई करते हैं, तो उसकी जो एक्टिव साइट्स होती है उस, यानी उस एंजाइम को जिस जगह जाना होता है उसको छोड़ के उसी दूसरे साइट पे वो मॉलिक्यूल अगर उससे बाइंड कर ले या फिर उससे अटैच हो जाए, तो उसे हम एलोसाइट्रिक साइट कहते हैं, फ्रॉम एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम
देखिए हम एंजाइम के बारे में बात करें यहाँ पे, वेयर अ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कैन बाइंड एंड अफेक्ट द एक्टिव साइट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक। ओके, तो कुछ ड्रग्स होते हैं मे आल्सो बाइंड एट द साइट, तो यानी कि इस साइट पे उस कंपाउंड उस एंजाइम का मॉलिक्यूल के साथ-साथ कुछ ड्रग्स भी बाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस आर इन्वॉल्व्ड इन बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ओके, तो ये भी कुछ पिछले क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ है। तो देखिए, कुछ आयोनिक बॉन्डिंग, ओके, आयनिक बॉन्डिंग हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, वैन डेर वाल्स इंटरैक्शन हो गया, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन हो गया। ये सब टाइप की बाइंडिंग इन्वॉल्व होती है इन द, यानी कि जो एक्टिव साइट और ऑफ एंजाइम में आपका बाइंडिंग होता है उस चीज़ के बारे में। तो मैं यहाँ लिखा देता कि इन्वॉल्व बाइंडिंग आर, फर्स्ट वन दैट इज आयनिक बॉन्डिंग, फिर हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और मैंने आपको कल पिछले दैट इज द टाइप 2 में भी आपको ये चीज़ बताई थी। ठीक है? तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था, हमने इसमें बात करी थी। और इंटरेक्शन, ये थोड़ा-सा टाइपो है, ये हमारा पेन थोड़ा चलने, फिर हमारा आ जाता है डायपो, डायपो, इंटरैक्शन, सेम है। ठीक है? तो और ये बहुत सी बाइंडिंग थी, जिनसे मेजरली ये बात करते हैं क्वेश्चन 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है, व्हाट इज़ द कॉमनली ओके कॉमनैलिटी बिटवीन द एंटीबायोटिक एस्पर्मिन एंड एज़ोडाइन। ओके, तो ये 2 टाइप के कंपाउंड हैं, हमें उनके बीच में कॉमन चीज़ बतानी है। तो देखिए, जो एंटीबायोटिक हो गया और जो एस्पेनामिन जो होता है, उनमें अर्सेनिक अर्सेनिक लिंकेजेस होता है। ओके, जो कि रिसेम्बल करता है टू दैट नाइट्रोजन नाइट्रोजन लिंकेजेस इन एज़ोटाइप। ओके, तो अगर हम बात कर ले एस्पेनामाइन, दैट इज़ जो कि हमारा एंटीबायोटिक है, और अगर हम बात कर ले अपने एज़ोडाइ के बारे में, तो इन दोनों के बीच में कॉमन चीज़ क्या होती है? इन दोनों के बीच में कॉमन ये होता है कि इसमें हमारा अर्सेनिक अर्सेनिक लिंकेज होता है। ओके, जो एज़ोडाइ होता है, उसमें हमारा नाइट्रोजन नाइट्रोजन लिंकेज। तो देखिए, कुछ टाइप का सेम रिज़ेम्बलनेस शो करता है। तो सो दीज़ आर द क्वेश्चन फॉर फर्स्ट हाफ। ओके, तो ऐसे करके बहुत से क्वेश्चन हैं हमारे पास इन दैट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अभी हमने अपने बहुत से क्वेश्चन को थोड़ा-सा अच्छे से समझा। अब हम थोड़ा कुछ जो क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे, उसे हम जल्दी-जल्दी करते आगे बढ़ेंगे, कि सारे जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे, अब आपको वन वर्ड ही मिलेंगे। मैं एक नया पेज ले रहा हूँ, और चलिए, क्वेश्चन नंबर कुछ आंसर तो हम डायरेक्टली बुक पे ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो व्हिच क्लास ऑफ ड्रग्स इज़ यूज्ड इन द स्लीपिंग पिल्स? अब इसके बारे में बात ही नहीं करना है, सिंपल हो गया हमारा, ट्रैंक्विलाइज़र्स। तो ट्रैंक्विलाइज़र्स आर द बेसिकली यूज्ड इन द स्लीपिंग पिल्स। क्वेश्चन नंबर 40 तुम्हारा यही हो गया। मैं आपको आंसर दिखा देते हैं। ट्रैंक्विलाइज़र्स। अब इसके बारे में कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब मत पूछिए आप। 41 के बारे में बात करें, तो 41 बोल रहा है कि एस्पिरिन इज़ पेन रिलीविंग एंटीपायरेटिक ड्रग बट कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट हार्ट अटैक। एक्सप्लेन। तो देखिए, इसमें अब एक्सप्लेन करने बोला, तो हम चलिए इससे बात करते हैं। देखिए, जो एस्पिरिन होता है, ओके, तो वो हमारा प्लेटलेट कोagulation को प्रिवेंट करता है। एस्पिरिन प्रिवेंट्स प्लेटलेट कोagulation, और इसी की वजह से हमारा जो एंटीक्लोटिक एक्शन होता है ब्लड का, तो उसकी वजह से हमारा जो हार्ट होता है, जब आपको हार्ट अटैक आता है, तो वहाँ पे आपका ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। ओके, तो देयर कैन ब्लड क्लॉटिंग इन हार्ट। ओके, तो आई थिंक यू आर नाउ अवेयर ऑफ दिस थिंग।
अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि बोथ एंटासिड्स एंड एंटी एलर्जिक ड्रग्स आर एंटीहिस्टामिन्स बट दे कैन नॉट बी रिप्लेस ईच अदर। ओके, तो ये हमें बेसिकली इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है अबाउट दैट एंटासिड एंड एंटी एलर्जिक ड्रग्स। ओके, और ये बोल रहा है ये दोनों चीज एंटी हिस्टामाइंस है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए एंटीहिस्टामाइंस जो होते हैं वो इस टाइप के ड्रग्स होते हैं जो हमारे एलर्जी वाले इफेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं, और ये हमारे हिस्टामाइंस को प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली। तो जो एंटासिड्स हो गया वो हमारे सब्सटेंस बेसिकली न्यूरल गैस्ट्रिक एसिडिटी के लिए होते हैं। क्या कहना चाहिए कि अगर मैं आपको बात करूँ एंटासिड्स के बारे में, तो दे न्यूट्रलाइज बेसिकली गैस्ट्रिक एसिडिटी, यानी कि आपके पेट में जो एसिडिटी होती है उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करते दिस ड्रग्स। ओके, और जो एंथिस्टामाइन है, एंथिस्टामाइन डू नॉट अफेक्ट द सिक्रेशन ऑफ एसिड इन स्टमक। तो आई थिंक आप इस एक्सप्लेनेशन से आपको समझ आ गया कि इन दोनों को हम एक जगह यूज कैसे नहीं कर सकते, एज अ सेम नाम क्यों नहीं रखते। ओके, सब अलग चीज। अब चलते क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है व्हाट इज अ सॉफ्ट सोप। तो सॉफ्ट सोप के बारे में बात करते हैं। सॉफ्ट सोप, सॉफ्ट सोप यानी कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का सोप। ओके, तो ये बेसिकली पोटेशियम सॉल्ट, यानी देखिए आपको पता है कि जब आप सोप बनाते हो या तो वो पोटेशियम सॉल्ट होते हैं या फिर सोडियम सॉल्ट होते हैं। लेकिन जो सोडियम सॉल्ट होते हैं दिस आर मेड फॉर दिस हार्ड सोप, जैसे कि आपने जो डिटर्जेंट यूज करते हैं आप, या फिर कहना चाहिए व्हील साबुन जो हो गया हमारे कपड़े धुलने का, तो उन सब में ये सोडियम यूज होता है। बट अगर सॉफ्ट सोप के बारे में बात कर ले जिससे आप नहाते हैं, तो उसमें आपका ये पोटेशियम एज अ सॉल्ट कंपोनेंट यूज होता है। ओके, तो इसमें आपके फैटी एसिड्स भी आते हैं, फैटी एसिड्स। तो ये सब डिफरेंट चीज है, बट अगर आपको मेन चीज याद करना है दैट इज पोटेशियम। तो आई थिंक ये भी समझ आ गया कि आपके घर में जो सोप यूज़ होता है उसमें रहता क्या है। ओके, तो अगर कोई भी अच्छी क्वालिटी का सोप आपको चेक करना है अगर आपके घर में है या नहीं, तो आप ऐसा कर लीजिए, अगर आप सोप लीजिए और उसमें देखिए कि पोटेशियम कंटेंट किसमें ज़्यादा है, या फिर अगर पोटेशियम के अलावा कुछ और हुआ तो वो सॉफ्ट सोप के अंदर नहीं आता। फिर क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है इफ अ सोप इज द हाईली अल्कली कंटेंट इट इरिटेट्स द स्किन। देखिए मैंने वही बोला कि अगर इसमें कुछ ज़्यादा ही यानी कि अगर ये K+ या Na+ है, ये ज़्यादा भी नहीं है, यानी कि बट इनकी मात्रा ये थोड़ी एडुकेट होना चाहिए। अगर ये कुछ ज़्यादा ही क्वालिटी यानी कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होने लगा तो आपकी स्किन में इरिटेशन फील होने लगे, रैशेस भी आ सकते हैं। फिर बोल रहा है हाउ कैन द अमाउंट ऑफ एक्सेस अल्कलाइन बी डिटरमाइंड। तो हमें एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कली को कैसे पता कर सकते हैं? यानी आप हमें बोल दिए कि आप मेजर भी बताइए कि आप किस तरीके से बता सकते हैं कि उसमें K+ ज़्यादा है। ओके, फिर बोल रहा है व्हाट कैन बी द सोर्सेस ऑफ एक्सेस अल्कलाइन। ओके, तो ये किस वजह से ज़्यादा है ये? चलिए देख लेते हैं। कौन, कहाँ, कैसे, सब कुछ कैसे। चलिए देखते हैं। तो देखिए जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता है ना, उससे हम पता कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ अल्कलाई है इन द सोप। तो अगर हाउ के बारे में पूछते हैं यानी कैसे पता कर सकते हैं, तो एसिड बेस टाइट्रेशन यू कैन डू। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है जो एक्सेस अल्कलाई है, तो वो जो हमारी हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल्स होगा, ओके, तो उसके बारे में बच जाता है। तो ये चीज होती है, क्या काम है, तो एक्सेस एक्सेस अल्कली लेफ्ट, जो आपकी एक्सेस अल्कली लेफ्ट हो गई है, जो कि आपके टाइट्रेशन में यूज नहीं हुई है। ओके, आफ्टर हाइड्रोलिसिस, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑयल्स और फैट्स कैन बी द सोर्स ऑफ कैन बी द सोर्स ऑफ ठीक है, तो आप सबको पता है कि सोप बनता ही है एसिड और बेस, दैट इज बेसिकली सॉल्ट होता है आपका। तो एसिड बेस स्टार्ट कुछ तो एसिड बेस रिएक्शन होती है, बट जो अगर कुछ रिएक्शन के बाद आपका अल्कली एक्सेस में है, तो वो जो बचा हुआ है, ओके, तो वही हमारा एज अ एनर्जी वो होता है सोर्स ऑफ दैट एक्सेस अल्कली। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई सम टाइम्स foaming is seen in the river water near the place where sewage water is poured after a treatment। ओके,
तो आई थिंक क्वेश्चन हमको समझ आ गया। तो देखिए, जो डिटर्जेंट होते हैं, ओके, तो डिटर्जेंट जो कि पहली बात तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, ओके। तो जो डिटर्जेंट्स होते हैं वाटर में, वो सीवेज, यानी कि जब आप वाटर ट्रीटमेंट का सीवेज कर लेते हैं, ओके, तो उसके बाद में कहना चाहिए, अगर आपने कोई सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आपने जितना भी सीवेज वेस्ट था वो आपने खोल के रिवर में, ओके, तो उसमें डिटर्जेंट एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से आपका फोम बनने लगता है, क्योंकि डिटर्जेंट इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल। तो अगर आप उसको कहीं पे फेंक देंगे तो वो फिर से अपनी पुरानी जिस रॉ मटेरियल से बना था स्टेट में नहीं आएगा, ओके। सो एज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल इट लीड्स, so I think this is now clear to that is detergent are not biodegradable first, so persist water is given after sewage treat। देखिए, सीवेज ट्रीटमेंट के करने के बाद भी आपका जो डिटर्जेंट है बच जाता है बहुत पानी में, और इसी के कारण आपको फोम दिखने लगता है। आई थिंक चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है विच कैटेगरी ऑफ द सिंथेटिक डिटर्जेंट इज यूज्ड इन द टूथपेस्ट, ओके। तो वो बोल रहा है कि हमें बताइए किस टाइप का सिंथेटिक डिटर्जेंट कैटेगरी यूज होती है इन दैट टूथपेस्ट, ओके। चलिए वो देखते हैं। तो जो टूथपेस्ट होता है उसमें बेसिकली हमारा एनायनिक डिटर्जेंट यूज होता है, जैसे हमारा सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड यूज होता है, ओके। जैसे कि कहना चाहिए कि जो शैम्पूज हो गया, हेयर कंडीशनर हो गया, उसमें भी, ओके। तो एनायनिक detergents such as acetyl trimethyl ammonium। तो आप इसके नाम से मत घबराइए। देखिए, ये जो नाम्स होते हैं, नेम्स होते हैं, वो थोड़े से डिफरेंट होते ही और थोड़े लॉन्ग भी होते हैं। आर यूज्ड इन हेयर शैम्पूज बेसिकली एंड हेयर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि हेयर शैम्पूज बिलोंग टू विच क्लास ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट, ओके। अब ये कुछ उल्टा सीधा कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, देखिए सब सेम एक दूसरे से रिलेटेड। तो आपको बोल रहा है कि हेयर शैम्पूस किस टाइप के डिटर्जेंट की क्लास को बिलोंग करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे एनायनिक, सॉरी, इट बिलोंग्स टू द कैटायनिक डिटर्जेंट। जैसे कि इसमें भी हमारा सर्टाइल, दैट इज सेटाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड यूज होता है इसमें भी, ओके। बट इट बिलोंग्स टू द कैटायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक, ओके, pretty clear। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। तो डिशवॉशिंग सोप आर सिंथेटिक डिटर्जेंट, व्हाट इज देयर केमिकल नेचर, ओके। तो जो डिशवॉशिंग सोप्स होते हैं उनका केमिकल नेचर बेसिकली नॉन आयनिक डिटर्जेंट होता है इसमें, ओके। और जैसे कि हम बात कर ले नॉन आयनिक डिटर्जेंट के, तो कुछ एग्जांपल है जैसे कि पॉलीथीन ग्लाइकोल स्टीरेट, उसमें यूज होता है इन दैट डिशवॉशिंग। तो चलिए मैं आपको बता दूं केमिकल नेम बेसिकली क्वेश्चन नंबर 48। तो केमिकल नेम लिखते हैं जो कि यूज इन डिश वॉशिंग, तो वो होता है हमारा पॉलीथीन ग्लाइकोल स्टीरेट, पॉलीग्लाइकोल स्टीरेट, ओके। आई थिंक बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है ड्रॉ द डायग्राम शोइंग सेल फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग डिटर्जेंट, ओके। तो अब मिसल फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन है हमारा, इट आल्सो बिलोंग्स टू द टॉपिक ऑफ दैट सोप ओनली। तो हमारे पास कंपाउंड दिया है दैट इज CH2 डेका, फिर दिया CH2 SO3 Na, ओके। तो इट इज अ सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड सल्फेट, ओके। तो अगर हम इसमें फॉर्मेशन देखें तो उसमें कुछ इस प्रकार से होता है। कैसे होता है देखिए, इसमें
अगर आपको कहीं पे भी मिसल बनाना है तो मैं थोड़ा एरिया बड़ा कर लेता हूँ। ठीक, ओके। तो अगर ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें जिसमें मिसल ओके, तो ये मिसल पता है आपके SO3 माइनस जो कंपाउंड होता है, ओके, उसके साथ में ये जुड़ जाता है। पर ये एक नहीं है, बहुत सारे होते हैं, ऐसे-ऐसे करके, ऐसे तो हमें ड्रॉ ही करना है तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से बहुत से SO3 माइनस आयन से जुड़ जाएगा वो। इस तरीके से आपका मिसल फॉर्मेशन आप शो कर सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कभी क्वेश्चन, ओके, लेट्स डू द हाफ सेंचुरी फर्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर, हाउ डज़ द ब्रांचिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट अफेक्ट their बायोडिग्रेडेबिलिटी? तो these are the straight chain hydrocarbons, ओके, जो कि सिंथेटिक डिटर्जेंट में यूज़ होता है और ये लीड करता है टू दैट ईज़ी बायोडिग्रेडेबिलिटी बिकॉज़ क्योंकि जो ब्रांच चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन टेल होता है, ओके, वो हमारा एक टाइप का सोर्स ऑफ पॉल्यूशन होता है, ओके, तो उसी की वजह से हमारा लेसर ब्रांचिंग की वजह से, यानी कि देखिए अगर आपका ज़्यादा ब्रांच है तो आपका ये पॉल्यूशन का सोर्स बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर आप ब्रांचिंग कम कर देंगे तो वहाँ पे आपकी बायोडिग्रेडेबिलिटी की पावर बढ़ जाएगी। तो क्या लिखाना है जैसे हाइड्रोकार्बन इन सिंथेटिक डिटर्जेंट लीड्स टू इजी बायोडिग्रेडेबिलिटी, यानी कि अगर आपकी सिंथेटिक डिटर्जेंट में हाइड्रोकार्बन की चेन अगर स्ट्रेट है यानी कि सिंपल है, तो वहाँ पे आपकी बायोडिग्रेडेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा बायोडिग्रेडेबिलिटी क्योंकि बिकॉज़ द ब्रांच इज़ कंसिडर्ड सॉरी द एज़ सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, ओके, सो आई थिंक इट इज़ प्रीटी क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में बात, तो क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि व्हाई इज़ इट सेफर टू यूज़ सूप फोम So sorry, why is it safer to use soap from the environment point of view? ओके, चलिए देखते हैं। तो ये सोप और डिटर्जेंट के बारे में बात कर रहा है बेसिकली। देखिए जो डिटर्जेंट होते हैं वो बेसिकली सिंथेटिक होते हैं और उसमें बहुत सारे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पे आपकी बायोडिग्रेडेबिलिटी के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है? जैसे कि हमने बात करा अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में कि अगर आपको बायोडिग्रेडेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन यानी के बारे में बात करनी है ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन सॉरी डिटर्जेंट, तो आपको बहुत ही सिंपल चेन हाइड्रोकार्बन देनी बट इससे आपका जो डिटर्जेंट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो एक तो अब इसलिए हम सोप को ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे और द डिटर्जेंट, तो चलिए मैं लिखा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आर बायोटिक और बहुत सी चीज़ें ये सब आप देख सकते हैं और इसके पीछे का जो रीज़न वो बेसिकली हियर इज़ रीज़न बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है वाटर एनालिसिस, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ जस्ट होमवर्क, तो आप इसे कर सकते हैं, सिंपल है। अब लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है व्हाट इज़ द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर द फीलिंग ऑफ डिप, तो हमें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देखना है कि अगर कोई पर्सन को डिप्रेशन हो रहा है तो वो क्या होता है। तो देखिए अगर कोई अ आदमी या फिर औरत है, ओके? तो वो अगर डिप्रेशन से जूझ रहा है, ओके? तो ये तभी होता है जब उसका नॉन एड्रेनालाइन लेवल बहुत नीचे गिर जाता है, ओके? तो नॉन एड्रेनालाइन लेवल जो है, वो एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि बहुत ही अ, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द मूड चेंजेस, ओके? तो जो मूड स्विंग्स वाली बात है, उसमें आपको बेसिकली ये नॉन एड्रेनालाइन न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होता है, ओके? अ पर्सन सफर फ्रॉम डिप्रेशन व्हेन हैज़ लो लेवल ऑफ नो एड्रेनालाइन,
तो जो नॉन एड्रेनालाइन है बेसिकली इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर मीटर व्हिच प्लेज़ अ रोल इन द प्लेस रोल इन मूड मूड चीज़ों को देखने के बाद में कुछ डिसीज़न लेने की जो क्षमता होती है, उसको सेंड करने में या रिसीव करने में बहुत दिक्कत जाती है बेसिकली, ओके? तो ये उसकी प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर देता है बेसिकली, तो इस चीज़ से आपको थोड़ा डिप्रेशन फ़ील होने लगता है, ओके? चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाते हैं। ओके, सो दिस इज़ आल्सो योर होमवर्क फॉर यू। तो देखिए, ये सब ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन हैं, तो हम सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते, जो-जो चीज़ मैंने आपको इसमें अब अगर मुझे ऐसे कुछ क्वेश्चन दिखे, जो कि हमने एमसीक्यूज़ में करे हुए हैं, ओके? टाइप 1 में, टाइप 2 में या फिर शॉर्ट आंसर टाइप में भी अगर हमने किए हुए हैं, रिपीट कर रहे हैं, हम उस क्वेश्चन को फिर से दोबारा नहीं करेंगे, ओके? और आप उम, चाहे तो उसे एक बार करके देखिए, तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी, ओके? चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है बिटवीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज अ बेटर एंटासिड एंड व्हाई। ओके, तो मैंने आपको हमारे एमसीक्यू टाइप में भी हमने पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है दोनों एक्ट करते हैं एज अ एंटासिड। बट अब हमें बोल रहा है कि इसमें से हमें बताइए कि व्हिच इज बेटर एंटासिड और उसके पीछे रीजन भी बना है। तो देखिए जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारा बेसिकली बेटर एंटासिड होता है। तो चलिए उसके पीछे का रीजन भी देख लेते हैं। दैट इज MgOH Woodwise is a better antacid. ओके, तो इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि बिकॉज़ ये इनसॉल्युबल होता है, बिकॉज़ बीइंग इनसॉल्युबल। ओके, तो अगर ये इनसॉल्युबल है तो इट डज़ नॉट अलाउ द पीएच टू इंक्रीज़ द पीएच। तो जो पीएच वैल्यू है उसको इंक्रीज़ करने से बचा लेता है, टू इंक्रीज़ अपॉन। ओके, तो न्यूट्रल ही रहेगा आपका, ये आपकी पीएच लेवल को थोड़ा इंक्रीज़ नहीं करेगा। ओके, सो दीज़ आर दैट्स द। लेकिन वहीं पे अगर हम बात कर ले NaCO3 की, तो वो हमारा सॉल्युबल होता है, NaCO3 के बारे में, ये हमारा हो गया सॉल्युबल। ओके, और इस अगर ये कुछ ज़्यादा मात्रा में हम डाल दें, तो ये हमारा स्टमक में अल्कलाइनेशन ट्रिगर करने लगता है। ओके, तो दैट्स। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। व्हिच एनाल्जेसिक्स आर कॉल्ड ओपिएट्स? ओके, तो अब हमें बताना है कि किस एनाल्जेसिक्स को ओपिएट्स कहते हैं। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा-सा नया लग रहा है। तो आपको ओपिएट्स टर्म आपने पढ़ी नहीं होगी। तो देखिए, जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स होते हैं ना, ओके, जो कि हम ओपियम अ, दैट दैट इज़ बेसिकली ओपियम प्लांट, आपको पता होगा व्हाट इज़ दैट ओपियम प्लांट। तो उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ओपियम पॉपी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ओपिएट्स कहते हैं। तो चलिए मैं आपको सिंपल वर्ड में लिखा देता हूँ, दैट इज़ नार्कोटिक नॉर्गेटिक एनाल्जेसिक which are obtained from opium poppy are called as opiates. चलिए क्वेश्चन नंबर 57 का बात। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है व्हाट इज द मेडिसिनल यूज ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स। तो नार्कोटिक ड्रग्स का अब हमें बताना है मेडिसिनल यूज। तो देखिए, जो नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं ना वो हेल्प करते हैं इन रिलीविंग द पेन एंड प्रोड्यूस स्लीप, बेसिकली दैट इज द मेन रीजन फॉर यूजिंग द नार्कोटिक ड्रग। पेन रिलीफ एंड, ओके, दैट्स द सिंगल वर्ड। व्हाट आर द एंटी एगोनिस्ट ड्रग्स, तो ये एज अ होमवर्क आपके लिए फिर से अगेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं करूँगा, जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है मैंने करवा चुका हूँ, तो मैं उसको आपको एज अ होमवर्क दे दूँगा, या फिर जो मुझे लग रहा है कि बहुत ईज़ी है अकॉर्डिंग टू यू, तो आप उसे कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द मोड ऑफ क्वेश्चन 59 बोल रहा है व्हाट इज़ द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स आपको यानी फंक्शन कैसे करता है? तो देखिए, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होता है ना,
वो फर्स्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, वायरसेस हो गया, या फिर कोई भी डिफरेंट टाइप का पैरासाइट हो गया, ओके? तो उनको सबसे पहले वो किल करेगा और उसके बाद में वो इनहिबिट करता है द पैथोजेनिक एक्शन माइक्रोब्स, दैट इज़ फर्स्टली antimicrobial drug kills the organism such as bacteria, fungi, वायरसेस भी ले सकते हैं और अदर पैरासाइट्स, उनके नाम मुझे भी नहीं पता है। और उसके बाद में क्या करता है, ये कैन अल्टरनेटिवली inhibit the pathogenic pathogenic action। अब चलते हैं क्वेश्चन। तो ये ऐसे देखने में लग रहा होगा कि हमने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करे, बट इज जस्ट सिंपल इन्फॉर्मेशन और आपको बस इसे एक्सेप्ट करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो चलिए, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द साइड प्रोडक्ट ऑफ सोप इंडस्ट्री, ओके? तो यानी सोप इंडस्ट्री में आपके सोप बनाने के बाद में जो बच जाता है या फिर कुछ सोप के अलावा जो कुछ भी बचता है, उसके बारे में पूछा है। फिर बोल रहा है कि द रिएक्शन बिटवीन सोप फॉर्मेशन, ओके? तो सोप कैसे फॉर्म होता है ये बताया है, बोला। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, चलिए उसे देखते हैं। तो जो सूप बनाने के बाद में जो भी सबसे बचता है, उससे हम बेसिकली एज़ अ ग्लिसरॉल के नाम से जानते हैं, ओके? आप इसे लिख भी सकते हैं, ग्लिसरॉल इज़ ऑब्टेन्ड एज़ अ साइड प्रोडक्ट ड्यूरिंग फॉर्मेशन। तो अगर हम इसका प्रोसेस देखें तो कुछ इस तरीके से होता है। H2O डबल बॉन्ड 17 H50, सॉरी H50 फिर यहाँ पे CHO आ जाता है अपना, फिर C डबल बॉन्ड 7 H5। हमें रिएक्शन देखें, H2O फिर ये हो गया हमारा, सॉरी CH3 कहाँ से, फिर C डबल बॉन्ड 4 70 35। तो ये हमारा जो होता है दैट इज द ग्लिसरल स्टीरेट। इस कंपाउंड का नाम लिखा था मैं आपको, ग्लिसरल स्टीरेट, ओके? और इस कंपाउंड के साथ जब आप NaOH डालेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है ऑन द हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करने के बाद में आपको जो थोड़ा-सा हीट भी करना पड़ेगा, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलता है CH2OH, H2OH एंड दिस इज़ बेसिकली ग्लिसरॉल, ओके? तो यही प्रोडक्ट के बारे में बात करी थी, ग्लिसरॉल। और जो बचा हुआ कंपोनेंट बनता है दैट इज़ बेसिकली अ, ऑफ देखिए जो हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, जो चाहिए रहता है वो रहता है दैट इज़ 17H35 डबल बॉन्ड O, Na, ओके? तो ये हमारा हो गया सोडियम स्टीरेट, जो कि हम सोप के नाम से जानते हैं, सोडियम स्टीरेट। फिर तो चलिए इसके बाद आपको ये भी समझ आएगा कि सोप का स्ट्रक्चर किस प्रकार से दिखता है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। तो आई थिंक हम ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बाथिंग सोप एंड वॉशिंग सोप? ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन मैंने आई थिंक करा दिया, बट मैं आपको थोड़ा हिंट देना चाहूँगा कि इसमें मैंने आपको कुछ पोटेशियम सॉल्ट और कुछ सोडियम सॉल्ट के बारे में आपको बात करी थी, कुछ हार्ड सोप, कुछ सॉफ्ट सोप जो होते हैं, ओके? तो ये क्वेश्चन उसी के ऊपर, देखिए जो बाथिंग बाथिंग सोप होता है ना, वो हमारा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होता है, ओके? और ये बेसिकली सॉफ्ट सोप होते हैं और ये फ्री फ्रॉम अनयूज्ड अल्कली होते हैं, ओके? तो इसमें कुछ यूज़्ड अल्कली यूज़ नहीं करते। लेकिन जो वॉशिंग सोप होते हैं, ये हमारा सोडियम सॉल्ट्स, तो बस एक रीज़न लिखा था मैं आपको, दैट इज़ वॉशिंग सोप, ये होते हैं सॉल्ट ऑफ सोडियम और ये होते हैं हमारे थोड़े हार्ड, ओके? और इसमें कुछ रेसिडुअल अल्कली भी यूज़ होते हैं। और वहीं पे अगर हम बात कर लें दैट इज़ बाथिंग सोप के बारे में, तो ये बाथिंग सोप हमारे होते हैं सोप
ऑफ पोटेशियम, ओके, हमारे सॉफ्ट होते हैं और इसमें रेसिड्यूअल अल्कली, ओके। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा-सा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है, हाउ आर द ट्रांसपेरेंट सोप्स मैन्युफैक्चर्ड? तो आपने जैसे साब अपनी बाथिंग सोप के बारे में लिखा होगा, आपका जैसे ग्लिसरॉल, सॉरी, दैट इज़ पियर्स हो गया, ओके। तो अब पियर्स का जो सोप होता है, वो किस तरीके से बनता है? वो थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट होता है ना, तो वही बोलता है कि ट्रांसपेरेंट सोप अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं? उनके पीछे क्या डिफरेंट कै केमि केमिकल नेचर होता है आपके, केमिस्ट्री क्या होती है? तो देखिए, जो ट्रांसपेरेंट सोप होता है ना, बेसिकली वो प्रिपेयर होता है बाय डिसॉल्विंग दैट सोप इन द इथेनॉल, ओके। तो उससे क्या होता है पता है क्या? आपका जो सोप का नेचर होता है वो थोड़ा लाइट होने लगता है और साथ ही साथ उसमें जो एक्सेस सॉल्वेंट रहता है, ओके, उससे वो इवेपोरेट होने लगता है। तो जिसकी वजह से आप कलर नहीं, तो ये दिखा देता हूँ, ट्रांसपेरेंट सोप आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द सोप इन इथेनॉल एंड देन evaporating the excess salt, okay, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एंटीहिस्टामाइन्स ओवर द एंटासिड इन द, ओके, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, जिसके बारे में बात की। ओके, सो प्रीवियसली डन, दिखा देता हूँ। डन, ओके। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर कुछ हम रिपीट करते हैं या फिर हमने टाइप करा है, ठीक है, या फिर हमने जस्ट ऑर्डर द टाइप इसलिए कुछ, तो हम करेंगे या फिर अगर उससे मिलता-जुलता भी है, अगर उसके टेक्निकल टर्म्स या फिर नॉलेज सेम है, तो हम उसे स्किप करेंगे, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 का क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म बाय द हिस्टामाइन इन द बॉडी? ओके, तो हिस्टामाइन हमारी बॉडी में क्या किस तरीके से फंक्शन करता है? तो देखिए, जो हिस्टामाइन होता है, वो एक टाइप का पोटेंट वैसोलिडेटर होता है। क्या बोला मैंने? कि हिस्टामाइन इज़ अ पोटेंट वैसो, तो ये हमारी जो मसल्स है, यानी कि जो ब्रोंकाई हो गई या फिर गट्स हो गया, उसे कॉन्ट्रैक्ट, इट कॉन्ट्रैक्ट्स द मसल, ओके, इन द गट और सॉरी एंड ब्रोंक, तो आपका जो ब्रोंकुलस में जो ब्रोंकाई होता है, उसे आपको कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करने में मदद करता है। और ये कुछ डिफरेंट मसल्स होती है जिसे रिलैक्स भी करता है। इट रिलैक्सेस सम अदर मसल्स, एग्जांपल इन द वॉल्स, इनर वॉल्स ऑफ फाइन ब्लड वेसल्स, तो इसके बाद ज़्यादा और ज़्यादा बात करूँ तो ये हमारे कंजेशन की प्रोसेस में भी हेल्प करता है, ओके। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं और ज़्यादा मैं मैकेनिकल यानी मेडिकल नॉलेज नहीं है, बट आप और थोड़ा डाइव इन करके और थोड़ा पता लगा सकते हैं इसके बारे में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एक्सप्लेन हाउ टू ट्रैंक्विलाइज़र कंट्रोल द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन। तो हमारी जो हमने पढ़ा भी था कि अगर कुछ स्लीपिंग हो गया, कुछ डिप्रेशन हो गया, तो उसके टाइम पे हमें क्या लेना है, तो हमने बताया था कि ट्रैंक्विलाइज़र हम ले सकते हैं। तो अब वो बोल रहे हैं कि आप एक एग्जांपल लेके बताइए कि ट्रैंक्विलाइज़र बेसिकली हमारा फीलिंग ऑफ डिप्रेशन में किस तरीके से मदद करता है, ओके? चलिए देखिए, अगर हम बात कर ले ट्रैंक्विलाइज़र की, तो ट्रैंक्विलाइज़र में बेसिकली नॉन एड्रेनालाइन ऐड होता है, ओके? तो प्लीज़ एंड इम्पोर्टेंट रोल इन मूड। तो ये भी चीज़ मैंने आपको बता ही दी थी, तो आई थिंक ये भी मुझे छोड़ ही देना था, आप कर सकते हैं, ओके? तो ये क्या करता है, इफ द लेवल ऑफ
एड्रेनालाइन इज़ लो। अगर उसका लेवल बहुत ही लो है, तो पर्सन डिप्रेशन में सफ़र करने लगता है। पर्सन सफ़र्स डिप्रेस तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो दैट्स द अब चलते हैं क्वेश्चन पर 66 के बाद। नंबर 66 बोल रहा है, व्हाई आर सर्टेन ड्रग्स कॉल्ड एंजाइम इन्हिबिटर? ओके, तो इसमें बोल रहा है कि कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि एंजाइम इन्हिबिटर होते हैं। ओके, तो चलिए वो देखते हैं। व्हाई आर द सर्टेन ड्रग्स कॉल्ड एंजाइम इन्हिबिटर? तो देखिए जो एंजाइम्स होते हैं, ओके, उनकी कुछ एक्टिव साइट्स होती है जो कि आपके सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड करता है फॉर इफेक्टिव क्विक और केमिकल एक्शन। ओके, तो इसी की वजह से हम किसी ड्रग्स को एज अ एंजाइम इनहिबिटर भी यूज करते हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गई, तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, देखिए एंजाइम्स हैव एक्टिव साइट्स दैट बाइंड द सबस्ट्रेट फॉर इफेक्टिव एंड क्विक केमिकल रिएक्शन। ओके, तो इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे रिएक्शन करने लगते हैं, जिसकी वजह से कुछ आयनिक हो गया, पेंटोल हो गया, कुछ इंटरेक्शन होने लगता है। ओके, तो उसमें कुछ ड्रग्स भी होते हैं जो इंटरफेयर करते हैं विद दिस इंटरेक्शन। ओके, तो वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। ओके, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एज अ एंजाइम इनहिबिटर यूज करते हैं। ओके, सो दैट्स द थिंग। तो दैट्स द थिंग। ओके, और ये फिर क्या बोला क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट आर द पिलर्स एंड व्हाट रोल दिस पिलर्स प्ले इन द सोप? ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो आज के लिए मैं आपको ये होमवर्क देना चाहता हूँ क्योंकि हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 से। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ के आइए, आप थोड़ा सोप के बारे में और पता करिए, सोप कैसे बनता है, सोप के कंपोनेंट्स क्या है, और सोप के डिफरेंट टाइप ऑफ सोप्स भी देखिए आप। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम क्वेश्चन नंबर 67 से स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।